धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूपी एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, हिंदी में अगर बात करें उत्तर प्रदेश का आतंकवाद निरोधक दस्ता, उसने कल 2 गिरफ्तारियां की हैं। एक शख्स का नाम उमर गौतम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम जहांगीर आलम बताया जा रहा है। उमर गौतम को एक मौलाना बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो इस्लामिक दावा फाउंडेशन का एक अध्यक्ष है और वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है और उसने खुद भी अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इसके अलावा मुफ्ती बताया जा रहा है जहांगीर आलम को, वो प्रमाण पत्र जारी करता है और पूरी प्रक्रिया सिखाता है। दावा किया जा रहा है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर पिछले 2 साल के दौरान 1000 से ज़्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बना दिया। ज़्यादातर मूक बधिर हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं और ऐसे गरीब लोग हैं जो असहाय हैं। उनको ये प्रलोभन देकर आईएसआई से फंडिंग करके अपना ये पूरा नेटवर्क चला रहे थे। इसके बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर पर कल से अपना, वो देसी कहावत में कहते हैं नहीं, कौन सा रोना रोते हो, वो रोना रो रहे हैं। तमाम चैनल को उठा के देखिए, ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, लेकिन मैं आपके सामने 2 हिस्सों में पूरी खबर रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में बात करेंगे कि फिलहाल उमर गौतम को लेकर और जहांगीर आलम को लेकर किस तरीके की पूरी गतिविधियां जो है कानूनी तौर पर सामने आ रही हैं। ये खबर के पहले हिस्से में रखूंगा और इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसी घटना का जिक्र करूंगा कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को अब उस खबर पे लकवा क्यों मार गया, उनकी जबान से आवाज क्यों नहीं निकल रही है। तो वो खबर जो दूसरे हिस्से में आपके सामने रखूंगा पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नौटंकी किसी के पकड़े जाने के बाद रोजाना चीखने चिल्लाने की हम मीडिया पे जरूर देखते हैं, लेकिन जब वो लोग बरी होके आ जाते हैं तब इनकी जबान को लकवा मार जाता है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। यहाँ सबसे पहले मुझे लगता है कुछ राजनीतिक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सब लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पर ये जो एंट्री की गई है धर्म परिवर्तन के नाम पर, ये सोचे समझे तरीके से की गई है और कुछ रोहिंग्याज की जो गिरफ्तारी दिखाई जा रही है उसके जरिए मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ईमानदारी से जाँच की जानी चाहिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों पर ऐसे आरोप लगाए गए और बाद में वो सालों साल जेल में रहने के बाद रिहा होके आए। तो ये राजनीतिक जो अपडेट है अगर मैं आपके सामने रखूंगा सबकी बाइट्स के जरिए, वीडियो के जरिए, तो लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो फिलहाल अभी कानूनी तौर पर उभर रही हैं, जैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। नियम अनुसार 24 घंटे के दौरान इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कल पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने इनको 14 दिनों की यानी कि 14th डेज के लिए जुडिशल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है साहब। सीआरपीसी वैसे पूरे देश में एक तरीके से काम करती है, लेकिन कुछ स्टेट में अलग अलग तरीके से भी काम करती है। जैसे आप दिल्ली में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, पुलिस के बारे में बता रहा हूं, तो फौरन वहां की अदालत आपको उसका रिमांड दे देगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। वो पहले जेल भेजेगी, बाद में पुलिस वाले फिर जाएंगे, साहब हमें तो इनकी रिमांड चाहिए जी, हम तो इनसे पूछताछ करेंगे जी, रिमांड दे दो जी। तो बड़ी खबर यही है कि आज एटीएस को इनकी 7 दिनों की रिमांड मिल गई है, यानी कि एटीएस इनसे 7 दिनों तक पूछताछ कर सकती है। दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि आदित्यनाथ योगी का क्रांतिकारी बयान सामने आ गया। उन्होंने कह दिया है ठोक दो इन पे एनएस से और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लो, बाद में बुलडोजर चला के गिरा देंगे। हालांकि इनकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, वहाँ बुलडोजर चलाना क्या इतना आसान होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, पर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ इनकी प्रॉपर्टियाँ अगर होंगी तो वहाँ तो बुलडोजर चल ही सकता है। अगला अपडेट आपके सामने रखें तो खबर आ रही है कि पूरे मामले की जाँच एटीएस से हटाकर एनआईए को दे जा सकती है। बता दें एटीएस और एनआईए में फ़र्क ये है, एटीएस हर स्टेट का अपना होता है। एटीएस बिहार, एटीएस यूपी, एटीएस उत्तराखंड, तमाम तरीके के एटीएस अलग होते हैं। ये भी टेररिज्म वाले मामलों की जांच करते हैं। लेकिन एनआईए एक ऐसी एजेंसी है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीयों से जुड़े हुए जो भी आतंकवाद के मामले हैं उनकी जाँच कर सकती है, तो उसको जांच देने की बात की जा रही है। इसके अलावा चौथा अपडेट अगर आपके सामने रखें तो जिसके बयान के आधार पर इन दोनों यानी कि उमर गौतम और इसके अलावा उनके साथी जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था, उस सलीमुद्दीन को आज गाजियाबाद की अदालत ने, हाईकोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, गाजियाबाद की अदालत ने जमानत पे रिहा कर दिया। अब आप कहेंगे भैया सलीमुद्दीन कहाँ से आ गया, कल तो ये बताया नहीं था आपने। अब आपको अपडेट कहानी बताते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार बताई जा रही है जो तमाम जगह छपी है मीडिया रपटों में। उसमें कहा गया 2 जून को जो लोग
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना नगर पंचायत में स्थित देवी मंदिर में पहुंच गए थे, जिसमें से एक का नाम विपुल विजयवर्गीय था, दूसरे का नाम काशिफ था। ये दोनों असल में एक सलीमुद्दीन नाम के शख्स के जरिए भेजे गए थे और सलीमुद्दीन जो है वो गाजियाबाद के विजयनगर का रहने वाला है और वहाँ पे वो एक इंस्टीट्यूट चलाता है, वहाँ पे लोगों को इस्लाम की जानकारी देता है और उसकी इसी जानकारी से प्रभावित होकर नागपुर में रहने वाला विपुल विजयवर्गीय जो है उससे मिलने आ गया तो वहाँ पे उसका नैन मटक्का हो गया एक आयशा नाम की लड़की से। आयशा नाम की लड़की से नैन मटक्का हो गया, लड़की मुस्लिम थी। तो इस जो विपुल विजयवर्गीय है इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन कराने का काम सलीमुद्दीन ने किया और उसको बना दिया रमज़ान। तो रमज़ान और आयशा की शादी हो गई। आयशा जो है वो जब मंदिर में पकड़ा गया साथ में काशिफ है उसकी बहन है। तो कहानी आपकी समझ में आ गई। तो तमाम चीज़ों का मास्टरमाइंड कौन हुआ? सलीम। तो ये लोग उस दिन सलीम के कहने पे ही असल में मंदिर में गए थे जहां इनको शास्त्रार्थ करना था। यति नरसिम्हानंद सरस्वती थे कि आ जाओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। तो ये कहानी पुलिस ने बनाई थी। सलीमुद्दीन को भी जेल भेज दिया था मसूरी थाने की पुलिस ने, क्योंकि डासना मसूरी थाना क्षेत्र में आता है। उसके बाद एटीएस ने उससे जाके वहाँ पूछताछ की तो उसने बताया और उसी के बाद ये उमर गौतम और गिरफ्तारी की गई जहांगीर आलिम की। लेकिन आज की खबर ये है कि उस सलीमुद्दीन को ज़मानत मिल गई। अब वो बाहर आएगा, देखते हैं उसका कोई बयान हमारे पास आ पाएगा, वो क्या बताता है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल का यही पूरा कानूनी घटनाक्रम है जो खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। ये बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जब ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं तो खूब चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग बरी होके आते हैं और सालों साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद जेल से रिहा होते हैं तब उनके दर्द की कहानी, उनके परिवार ने क्या झेला उसकी कहानी को दिखाते नहीं हैं। तो ये कहानी आ रही है बेंगलोर से, यानी कि कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी की सरकार है और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। 78 साल में दाखिल हो चुके हैं। तमाम लोग कह रहे बुजुर्ग हो गए, इन्हें इनके घर भेज दो। और वैसे भी नरेंद्र मोदी ने तो कानून बना रखा, 75 साल से पार का जो आदमी है कोई ना तो चुनाव लड़ सकता ना मंत्री बन सकता, इन्हें हटाओ, ये रिटायर्ड हो गए। लेकिन अरुण सिंह ने जाकर कुछ विधायकों को समझा बुझा के मामले को अभी फिलहाल शांत कर दिया। देखते हैं कब तक मामला शांत रहेगा। उसी कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक शख्स जो हैं बंद थे पिछले 4 साल से जेल में। आतंकवाद का उन पर आरोप था, ट्रायल नहीं चल रहा था। बताइए जेल में सबसे रखने का आसान तरीका क्या है? जेल में डाल दो, ट्रायल शुरू मत करो, क्योंकि ट्रायल शुरू होगा तो भैया वो या तो निर्दोष साबित हो गए, दोषी साबित हो गए। लेकिन सबसे आसान तरीका जेल में डाले रखो, जज फाइल देकर अरे भैया तेरे पे तो आतंकवाद का मुकदमा लगा हुआ है, हम तुझे जमानत नहीं देंगे, पड़ा रहे वहीं सड़ता रहे। तो वही सब हो रहा था हबीब मियाँ के साथ। पिछले 4 साल से वो जेल में बंद थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि जेल में 4 साल तक कैद रहने के बाद हबीब मियाँ को निर्दोष साबित कर दिया गया और उनकी रिहाई का आदेश बेंगलुरु की जो एनआईए कोर्ट के जज हैं कसानप्पा उन्होंने जारी कर दिया है। कसानप्पा नायक ने उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने बेकसूर माना है। बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन ये किस मामले में गिरफ्तार थे ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। 28 दिसंबर 2005 की घटना बताई जा रही है जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर 2 आतंकवादियों ने हमला किया। उन्होंने वहाँ ग्रेनेड फेंके और AK-56 से वहाँ पे फायरिंग की और इसमें दिल्ली IIT से गए हुए एक प्रोफेसर की मौके पर मौत होगी, जबकि गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। अब जो दोनों आरोपी हैं वो भाग गए पाकिस्तान। हमला करने के बाद पाकिस्तान भाग गए। तो यहीं पे एंट्री होती है हबीब मियाँ की। हबीब मियाँ अगरतला के रहने वाले हैं। उन पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने सलाउद्दीन को जो है भगा दिया और उन्होंने दूसरा जो आरोपी है उनको भी इन्होंने भगाने में मदद की है। सलाउद्दीन और दूसरे का नाम हमज़ा, इनको पाकिस्तान भगाने में मदद की है। 2005 की इस घटना को सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद, सलाउद्दीन की गिरफ्तारी होती है लखनऊ से, पहले पाकिस्तान भाग गया, बाद में फिर वो आ गया, अब वो लखनऊ से गिरफ्तार हो जाता है। लखनऊ से गिरफ्तार हो जाने के बाद वो बताता है हबीब मियाँ ने हमारी मदद करी। तो पुलिस 2017 में हबीब मियाँ को गिरफ्तार करती है। पिछले 4 साल से वो जेल में पड़े रहते हैं, ट्रायल तक नहीं शुरू होता और अब जो है उनको जेल से रिहाई मिल गई है, उनको निर्दोष साबित किया गया। 2005 की घटना, 2017 में गिरफ्तारी और 2021 में उनको बरी 4 साल तक जेल में बिताया गया। उसका हिसाब
कौन देगा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या कहते हैं इस मामले में जो हबीब हैं उनके बारे में, जो छपा अखबार में, उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहा 4 साल तक, मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों जेल में डाल के रखा गया, मेरे पिता की मौत भी हो चुकी है। यानी कि सदमे में बाप भी मर गए, बेटा आतंकवाद में पकड़ा जाए, उस परिवार का सोचेगा क्या होता होगा। लेकिन कोई मुआवजा नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इस खबर पे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कोई चर्चा, कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश वाली खबर पर किस तरीके का नंगा नाच जारी। अब आगे एक तस्वीर और देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हबीब मियाँ ही ऐसे शख्स हैं जो जेल में पड़े हुए थे, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ तो कर्नाटक तक ही अपनी खबर को सीमित रखना चाहता हूँ, वरना तो पूरे देश का हाल आपके सामने रख सकता हूँ। बेंगलुरु में जो बीजेपी का ऑफिस है उस पर 2013 में एक आतंकी हमला होता है। उस दौरान बाइक सवार 2 बदमाश वहाँ पे आते हैं, हमला करके फरार हो जाते हैं। उस हमले में जो है 16 लोग वहाँ पे घायल हो जाते हैं। बाद में पुलिस की जांच शुरू होती है और पुलिस की जांच शुरू होने के बाद 27 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। 5 मई को होने वाले चुनाव से, जो विधानसभा का चुनाव था, उससे ठीक पहले 17 अप्रैल 2013 को ये घटना हुई थी। इस मामले में 27 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबर ये है कि अब तक इस मामले में ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। अब आप सोचिए, ट्रायल चलेगा तो वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। जब ट्रायल ही नहीं चल रहा है तो वो जेल में पड़े सड़ते रहेंगे, क्योंकि धाराएं ऐसी लगी हैं, जब जज के सामने फाइल जाएगी वो देखेगा और साइड में कर देगा। तो ये कोई अकेले हबीब का मामला नहीं है। लेकिन बावजूद इसके क्या किया जा रहा है ये अब देखिए। बावजूद इसके दूसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री बनाए गए अमित शाह ने क्या किया वो देख लीजिए। यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 17 जुलाई 2019 की पार्लियामेंट से कानून पास किया गया कि साहब जो एनआईए है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, उसको और ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। अब उसका एक इंस्पेक्टर खुद चाहे किसी मामले की जाँच कर सकता है, पहले ये नहीं होता था। ये कहा गया कि अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई शख्स किसी संगठन से जुड़ा हुआ है तभी उसको आतंकवादी माना जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल ही है, यानी कि आम आदमी भी है, और शक हो रहा है कि ये आतंकवादी है, तो मान लिया जाएगा कि ये आतंकवादी है, भले ही वो किसी संगठन से भी ना जुड़ा हो। ये कहते हुए एनआईए को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। यही नहीं, एनआईए को ही अधिकार नहीं दिए गए। 24 जुलाई 2019 की ये खबर देखिए। यूएपीए जो कानून आज जिस मामले में आपने देखा होगा नताशा नरवाल, और जिस मामले में जो है तन्हा को ज़मानत मिली, जिस मामले में जो है वो दिबांगना कलिता को ज़मानत मिली है, उसी यूएपीए को इन्होंने और ज़्यादा सख्त बना दिया और उसमें और ज़्यादा संशोधन करके जो है कई सारी चीज़ों को लागू कर दिया। तो एक तरफ वो हैं कि बरी हो के आते हैं जेलों से सालों साल बिताने के बाद। होना ये चाहिए कि ऐसे कानून जो हैं उनके बारे में सरकार को अध्ययन करना चाहिए कि इनका कितना फ़ायदा हो रहा है, इनके तहत क्या वाकई में जितने मुकदमे दर्ज किए जाते हैं वो बेगुनाहों पे दर्ज किए जाते हैं और बाद में वो बेगुनाह साबित हो के आते हैं। तो फिर ये कानून क्या दुरुपयोग नहीं किया जा, लेकिन कानून को सख्त किया जा रहा है, एजेंसी को ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। और ऐसे मामलों पर जब ये लोग बरी होके आते हैं, भोंपू मीडिया की ज़बान को लकवा मार ही जाता है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।